Hello, good morning, good afternoon, good evening, and welcome to your educational channel e-learning courses। तो ये हमारा फिशरीज का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। आई होप यहाँ पे आने से पहले आपने हमारे पहले 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन टू फिशरीज लेक्चर 01, 02 और 03 देख लिया होगा और उनके नोट्स भी निकाल लिए होंगे। तो इस लेक्चर के साथ भी आपको वही करना है, इसके भी नोट्स आपको निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर इंट्रोडक्शन टू फिशरीज लेक्चर 04। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चाइनीज हैचरीज क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है। उसके बाद हम देखेंगे स्टोरी ऑफ मॉनसून डिले। जैसे ये टाइटल है वैसे ही इसका डिस्कशन भी होने वाला है। एक स्टोरी की तरह हम इसे पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। उसके बाद हम देखेंगे हाइपोफाइजेशन क्या होता है। ओके, पहले 3 लेक्चर्स में इसका रेफरेंस आया था और तब हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि इसका डिस्कशन हम सामने करेंगे। देन दिस इज द टाइम। उसके बाद हम देखेंगे लीन पे टेक्निक क्या होती है और एंड में हम देखेंगे हापा नेटिंग क्या होती है, कैसे होती है। सो व्हाट इज चाइनीज हैचरीज। ओके, सबसे पहले टर्म देख लेते हैं चाइनीज हैचरीज। चाइनीज मतलब चाइना को बिलोंग करती है नेटिवली, चाइना में इन्वेंट हुई थी। एंड हैचरीज मतलब कहीं ना कहीं ये हैचलिंग से रिलेटेड होगी। व्हाट इज हैचलिंग? हैचलिंग इज लाइफ स्टेज ऑफ फिश, जिसके बारे में हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आप चाहे तो थर्ड लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। सो चाइनीज हैचरीज वॉज बेसिकली इस्टेब्लिश फ्रॉम 1980s। तब से इन्हें यूज किया जा रहा है और तब ये बहुत ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की थी, बट इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और अभी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो गई है हैचरीज। बट कई जगह पे ट्रेडिशनल चाइनीज हैचरीज भी यूज़ की जाती है। सो बेसिकली चाइनीज हैचरीज में वर्पूल बनता है, इट फॉर्म्स वर्पूल। वर्पूल क्या होता है? बहुत ज़्यादा मास ऑफ वाटर जब ऐसे सर्कुलर फ्लो करता है, ओके, देन इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को वर्पूल कहा जाता है। ग्रेट, ये आपके रेफ्रिजरेटर वाला वर्पूल नहीं है। A quickly rotating mass of water is known as whirlpool. Okay. Now they are highly modified but also exist in traditional structures. Okay. ये चाइनीज हैचरीज के बारे में अभी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है, बट कई जगह पे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर भी इनके पाए जाते हैं। ग्रेट, दिस इज द whirlpool। ऐसे होता है whirlpool। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज हैचरी। एकदम बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? Assume it a river. This is a river. Okay. And this is the direction of flow of water. इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। तो क्या किया जाता है? ये जो रिवर है, इसके कुछ रीजन में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ओके, ऐसा, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बेसिकली। आई विल ट्राई टू मेक इट। ओके, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इससे क्या होता है, जो पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे डाइवर्ट होता है। ओके, अब आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा सर्कुलर मैनर में पानी फ्लो होता है, ठीक है। और इसके वजह से जब पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो होते रहता है, तब यहाँ पे ऐसे वर्लपूल के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब फिशेस में ब्रीडिंग करानी रहते तो फिशेस को ऐसे मतलब चाइनीज हैचरीज में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और वहाँ पे वर्लपूल की वजह से सिल्टेशन होता है और सिल्टेशन की वजह से जो सैंड ग्रैन्यूल्स है वो फिशेस को स्ट्राइक करेंगे, उनमें हार्मोन्स रिलीज होगा और जिस वजह से इनमें ब्रीडिंग इंड्यूस होगी, ठीक है। तो ये ऐसी होती है बेसिक स्ट्रक्चर चाइनीज हैचरीज का। तो ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है और यहाँ पे इन्हें एम्बैंकमेंट कर दिया जाता है ऐसे डैम की तरह, और यहाँ पे फिशेज एस्केप नहीं करनी चाहिए पॉन्ड से, इस वजह से यहाँ पे ऐसे नेट की तरह कुछ तो लगाया जाता है जहाँ से पानी तो अंदर बाहर कर सकता है बट फिशेज नहीं करेगी। और जब फिशेस को इसमें डाला जाता है और फिशेस में ब्रीडिंग होती है, फिशेस एग्स रिलीज करते हैं, फिर एग्स को कॉटन क्लॉथ की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज हैचरीज।
Okay, so roe, katla, and mrigal, your Indian major carbs, are introduced in whirlpool having embankments. Fish eggs are then collected by cotton plant. ठीक है, ये देखा हमने. For laying large number of eggs, ovaries of fishes must be gravid. क्या है ये? जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए एग्स का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इन मिलियंस. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स ले करने के लिए जो फिशेस की जो ओवरी है वो उतनी मैच्योर होनी चाहिए, उतनी कैपेबल होनी चाहिए. तो उस मैच्योरिटी और हाई कैपेबिलिटी को ही ग्रेविड ओवरीज कहते हैं. ठीक है, मैच्योर एंड हाईली कैपेबल. द बॉडी ऑफ फिशेस गेट स्टिमुलस फ्रॉम ग्रैन्यूल्स ऑफ सैंड. ठीक है, वर्पूल बनता है, वर्पूल की वजह से वो सैंड के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो फिशेस को स्ट्राइक होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्टिमुलस मिलता है. ठीक है, बाय विच दे सीक्रेट हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसे हम सामने देखेंगे और अच्छे से. तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन GTH1 and GTH2. GTH1 is your gonadotropin hormone 1 and GTH2 is gonadotropin hormone 2. These two hormones are similar to hormones released in humans. तो ठीक है, FSH and LH which are released in human. FSH is follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. Great. So ovaries of fishes are also sold in market for consumption and they are sold at very high price. Okay. Next is story of monsoon delay. तो जैसा टाइटल है हमारा, इसे एक स्टोरी की तरह ही लेना, स्टोरी की तरह ही इस डिस्कशन को अटेंड करना, ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. इस डिस्कशन का मोटिव क्या है हमारा? बेसिकली हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट्स फिशेस. ओके, तो बढ़ते हैं. समटाइम मॉनसून डिलेज बट ओवरीज ऑफ फिशेस आर ऑलरेडी ग्रेविड. क्या कहना है इनका? अभी फिशेस को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पता चल जाता है अभी मॉनसून आने वाला है, तब उनकी जो बॉडी है वो वैसी एक्ट करना शुरू कर देती है. ओके, पीरियोडिकली. ठीक है, तो उन्हें जैसे ही लगता है कि अभी मॉनसून आने वाला है, तब उनकी ओवरीज जो है वो पहले से ग्रेविड हो जाती है, उनमें एग्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मॉनसून कभी डिले हो जाता है, कभी बहुत जल्दी आ जाता है. तब ऐसे में क्या होता है, फिशेस की जो साइकिल होती है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इस वजह से जो मॉनसून डिले है वो फिशेस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है. तो देखते हैं. तो कभी कभी मॉनसून डिले हो जाता है, बट तभी फिशेस की जो ओवरीज होती है वो ऑलरेडी ग्रेविड होती है, ऑलरेडी उनमें एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. सो फिशेस गेट कंफ्यूज्ड और डिप्रेस्ड. ओके, तो वही होता है कि अभी फिशेस की ओवरीज ग्रेविड है, बट अभी फिशेस को कोई स्टिमुलस नहीं आता है, तो फिशेस भी सोचने में लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, अब तक तो मॉनसून आ जाना चाहिए था. तो फिशेस भी कंफ्यूज हो जाती है, वो भी अपने ब्रीडिंग को लेके टेंशन में आ जाती है. ओके, देन आफ्टर लॉन्ग टाइम सडनली ह्यूज रेन कम्स. अभी वैसे ही हो रहा है, हम अभी नेचर में एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. जब मॉनसून का रियल पीरियड रहता है, जून जुलाई, तब बारिश नहीं आती और कोई अलग महीने में ही बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है. तो अभी फिशेस के साथ भी वैसे ही होता है. जब ओरिजिनल मॉनसून पीरियड रहता है तब उन्हें बारिश की स्टिमुलस की ज़रूरत रहती है, तब बारिश नहीं आती, और अचानक से जब ज़रूरत नहीं रहती है तब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है. ग्रेट. तो until that time fishes have resolved many of the eggs. इसका क्या कहना है कि अभी फिशेस की जब ओवरीज ग्रेविड थी तब तो मॉनसून नहीं आई, तो फिशेस डिप्रेशन में चली गई कि ऐसा क्यों हो रहा है. तब फिशेस को समझ नहीं आता है that they should release the eggs or not release the eggs. तो ऐसे में फिशेस स्टिमुलस का वेट करती है, बट तब तक स्टिमुलस नहीं आता, तो वो एग्स को रिजॉर्ब कर लेती है अपने बॉडी के अंदर ही और रिलीज नहीं करती. ओके, तब उनकी जो एग्स का काउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. देयरफॉर नंबर ऑफ लेइंग एग्स डिक्रीज इन नंबर. ओके, जो एग्स ले होने चाहिए थे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वो नंबर अभी कम हो गया, सो दे ले लेस नंबर ऑफ एग्स. ओके, तो अभी लेस नंबर ऑफ एग्स ले हुए, फर्टिलाइजेशन लेस होगा. ओके, इस वजह से फिशेस का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा घट जाएगा. तो इन दिस वे delay in monsoon affects breeding cycle of fishes.
द लेस सिक्रेटेड एग्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय पोल्यूशन। यही होता है अभी, जो पहले से एक तो जितने एग्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे, रिलीज होने चाहिए थे, उतने नहीं हुए, उससे कम हुए बिकॉज ऑफ मॉनसून डिले। और अभी जितने भी एग्स रिलीज हुए कम कम ही हो बट रिलीज हुए, उनमें से भी बहुत सारे एग्स पोल्यूशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ओके, सो इट इज ऑब्जर्व दैट फिशेज नेवर डू ब्रीडिंग प्रैक्टिस इन पोल्यूटेड एरियाज। अभी फिशेस को समझ में आ गया है कि पोल्यूटेड रीजन में अगर वो एग्स रिलीज भी करेंगे तो वहां पे उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो एग्स होंगे वो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे पोल्यूटेड वाटर की वजह से। ओके, इस वजह से फिशेस भी पोल्यूटेड एरियाज में एग्स ले नहीं करती। टुडे कटला इज ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट पोल्यूशन की वजह से और मॉनसून के डिले की वजह से कतला जो है वो एक्सटिंक्शन पे आ गई है। कतला इज अ वल्नरेबल फिश। ओके, इन मार्केट हाइब्रिड्स आर सोल्ड। ओके, प्योर कतला मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, तो जब कोई भी मतलब मार्केट में लेने जाता है कतला, तो मोस्टली वो हाइब्रिड रहती है, वो प्योर कतला नहीं रहती, वो कतला रोहू की या कतला मृगल की हाइब्रिड रहती है। ओके, देयरफॉर कल्चर फिशरीज इज बेटर देन कैप्चर फिशरीज। इस वजह से अभी हमें फिशेस को बचाना है। नेचुरली जो फिशेस अवेलेबल है उन्हें हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। इस वजह से नेचुरली कैप्चर फिशरीज करने से बेहतर है आप कल्चर फिशरीज कीजिए और फिशेस का काउंट बढ़ाइए एंड उन्हें मार्केट में सेल कीजिए। वो नेचर के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए भी। And dams construction and pollution are major cause for decreased breeding practice of fishes. Okay, pollution तो हमने देख लिया। pollution, डैम कंस्ट्रक्शन क्यों? ओके, डैम कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जैसे डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिवर का बहुत ज्यादा जो रीजन है वो डैम कंस्ट्रक्शन के लिए ले लिया जाता है। और डैम्स में क्या है, डैम्स में वाटर जो है वो स्टिल रहता है, वो फ्लोइंग वाटर नहीं रहता, इसलिए वहां पे ब्रीडिंग प्रैक्टिस नहीं होती है। हमने सेकंड थर्ड लेक्चर में हम देखा कि ब्रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए मॉनसून सीजन चाहिए, सिल्टेशन होना चाहिए और फ्लोइंग वाटर चाहिए। तीन मेन सिचुएशन है ब्रीडिंग के लिए। तो डैम्स में जो है वो एकदम स्टेबल वाटर रहता है। ओके, तो वहां पे ब्रीडिंग नहीं हो सकती है। and therefore dams construction and pollution are major causes for decreased breeding practices of fishes. Next हम देखेंगे what is hypophysation. Hypophysation is a induced breeding process in fishes. Okay, मतलब हम artificially fishes को stimulus देंगे for breeding. Okay, तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में रहता है, इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एंड हाइपोफाइसेक्टोमी, हाइपोफाइसेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोफाइसेक्टोमी ऐसी प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। ओके, लाइव पिट्यूटरी ग्लैंड इज सर्जिकली रिमूव्ड। ठीक है, लाइव पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला जाता है किसी मतलब जो फिश अभी लाइव है, ठीक है, मरी नहीं है, ठीक है, वो उस फिश का पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया जाता है सर्जिकली। मरी हुई फिश का पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते हैं? बिकॉज वी नीड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स विच आर ऑब्टेन इन लाइफ कंडीशन ओनली। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हॉर्मोन्स रिलीज करती है वो लाइफ कंडीशन में ही रिलीज करती है। जब तक वो पर्टिकुलर जो बॉडी है वो लाइव है, जीवित है, तब तक ही वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। अगर वो बॉडी मर गई उसके बाद हॉर्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाता है। और हमें क्या चाहिए? हमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स चाहिए। ठीक है, इफ डेड फिश इज अवेलेबल देन दोस प्रोटीन्स कोएगुलेट्स और इनएक्टिव। ठीक है, वही होता है कि अगर फिश डेड है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स बेसिकली, तो वो जो प्रोटीन्स है वो कोएगुलेट हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब जम जाता है। सो सर्जिकली रिमूव्ड पिट्यूटरी ग्लैंड इज क्रश्ड। सर्जिकली रिमूव करने के बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे क्रश कर दिया जाता है इन टिश्यू होमोजिनीजर। ठीक है, ड्यू टू द क्रशिंग प्रोसेस, क्रश करने की वजह से क्या होता है? द हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड।
उसके वो पिट्यूटरी ग्लैंड में के जो हार्मोन है स्टोर किए हुए वो जो है वो रिलीज हो जाते हैं बाहर, ठीक है। द क्रस्ट प्रोडक्ट इज देन मिक्स्ड विथ वाटर एंड सेंट्रीफ्यूगेटेड इन द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, वो क्रस्ट प्रोडक्ट का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को क्रश किया, फिर उसके बाद उसे पानी के साथ मिक्स किया गया एंड सेंट्रीफ्यूगेट किया गया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से क्या होता है, देन द फ्लोटिंग कंटेंट इज एक्सट्रैक्टेड। सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किस लिए हेल्पफुल रहता है, फॉर सेपरेशन ऑफ सम सॉल्यूशंस। ओके, तो क्या किया जाता है, द फ्लोटिंग कंटेंट इज एक्सट्रैक्टेड, जो ऊपर फ्लोट करने वाला जो कंटेंट है उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इसी एक्सट्रैक्ट को कहते हैं पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। दिस एक्सट्रैक्ट इज प्रिजर्व्ड इन एसीटोन, ठीक है। एसीटोन में फिर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व कर दिया जाता है। Okay, when we need to induce breeding in fishes, then this pituitary extract is injected in them. ठीक है, अभी क्या हमने पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकाल लिए। ओके, हार्मोन्स जो है वो किस में, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में हमने फिर उसे एसीटोन में स्टोर करके रख दिया, और जब कभी हमें किसी और फिश में ब्रीडिंग को इंड्यूस करना है तब वो जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन है वो फिश को इंजेक्ट कर दिया जाता है। Great. Because of this, fishes start to produce billions of eggs in ovaries. ठीक है, अभी उन्हें फिशेस को इंजेक्शन दे दिया तो उनमें हार्मोन्स फिर से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग्स रिलीज करना शुरू कर देंगे। ग्रेट। सो एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम गोनाडल अपैरेटस ऑफ ग्रेविड फिश बाय स्ट्रिपिंग। तो एग्स जो है वो ओवरीज में स्टोर हो जाता है, फिर बाद में उन्हें बाय मैनुअल प्रोसेस ह्यूमंस ही उसे स्ट्रिपिंग के प्रोसेस से वो एग्स को निकाल लिए जाते हैं। ओके, दिस इज द इमेज, यहाँ पे देख सकते हैं। इन दिस वे ओवरीज से ये जो कंटेंट है ये निकाल दिया जाता है और इन्हीं में उनके एग्स रहते हैं। ओके, सिमिलरली स्पर्म्स आर आल्सो कलेक्टेड एंड फर्टिलाइजेशन इज कंडक्टेड हियर। ओके, दिस इज लुक, दिस इज द स्ट्रिपिंग प्रोसेस। क्या करते हैं, फिशेस को पहले लाया जाता है, फिशेस को लाने के बाद उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर का आपको दिया जा रहा है, तो उन्हें जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो हमने निकाला था हाइपोफाइसिस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उन्हें इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उनमें जो है वो ओवरीज ग्रेविड होती है, फिर उनमें एग्स का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, फिर उन्हें स्ट्रिपिंग के हेल्प से निकाल दिया जाता है, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ सिल्वर का, और वैसे ही मेल में मिल्क कलेक्शन किया जाता है, मतलब स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें आर्टिफिशियली बहुत केयरफुली फर्टिलाइज कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज लिम्फे टेक्निक। अब क्या होता गया ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड किसी फिश से निकाल दिया, एक कोई भी फिश से अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दें तो वो फिश बाद में वो सर्वाइव तो नहीं रहेंगी, वो तो मर जाएंगे। तो ये जो हाइपोफाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग करने लगे, तो इस वजह से जो फिश का काउंट है वो बहुत ज्यादा घटने लगा, ठीक है। फिश का बहुत मतलब फिशेस एक्सटिंक्शन पे जाने लगे, ठीक है। बहुत सी फिशेस वल्नरेबल होने लगी। इस वजह से दो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने एक टेक्निक निकाली, लिम्फे टेक्निक, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है। बट बिकॉज ऑफ हाइपोफाइजेशन मेथड मेनी फिशेस वेर किल्ड जस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया तो फिशेस मर जाती। दिस प्रॉब्लम वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन 1980s बाय प्रोफेसर पीटर एंड प्रोफेसर लिन, ठीक है। देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस्ड लिम्फे टेक्निक। इसमें क्या होता है, दे वर्कड ऑन जेनेटिक लेवल, दे आइसोलेटेड जीन्स फ्रॉम सैल्मन फिश। सैल्मन फिश से उन्होंने कुछ जीन्स आइसोलेट किए। दे आइसोलेट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH कहा जाता है, सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ योर ब्रेन, वहां से उन्होंने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को आइसोलेट किया, ठीक है। दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देन वर्क्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। यही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है, ओके। जिसके कारण अगर जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड
पे वर्क करता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट्स गोनैड्स टू सिक्रेट गैमेट्स। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जो हाइपोथैलेमस है इन योर ब्रेन वो रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन योर GTH1 GTH2, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 1 एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 2। ये दो हार्मोन्स फिर गोनैड्स पे काम करते हैं और गोनैड्स बाद में एग्स या फिर स्पर्म्स रिलीज करते हैं। अभी हम देखेंगे हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल गोनाडल एक्सिस। हाइपोथैलेमो इज योर हाइपोथैलेमस, hypophyseal means your hypophysis, means your pituitary gland, gonadal means your gonads, include ovaries. Okay, so this is your hypothalamo hypophyseal gonadal axis. Basically क्या होता है इसमें, hypothalamo your hypothalamus, it secretes GnRH, gonadotropin releasing hormone. It acts on the pituitary gland. Pituitary gland मतलब your hypophysis. Okay. Then your pituitary gland, that is hypophysis, releases gonadotropin hormone 1 and gonadotropin hormone 2. ठीक है, बाद में gonadotropin hormone 1 and GTH2 acts on gonads. Okay. Then gonads जो है वो रिलीज करते हैं gametes, your eggs. Okay, eggs and sperms are released from gonads. This was hypothalamo hypophyseal gonadal axis. Okay, then our story continues of Limpe technique. By biotechnological processes, they made protein from GnRH. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से उन्होंने एक प्रोटीन बना लिया। ठीक है, टू प्रिवेंट ओवर एग्जॉशन ऑफ गोनैड्स दे मेड अ मिक्सचर। ठीक है, गोनैड्स पे ज्यादा प्रेशर नहीं बनना चाहिए एग्स का या फिर गमेट्स का, इस वजह से उन्होंने एक मिक्सचर बनाया, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन प्लस डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन इज केमिकल, ये आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं फॉर नॉलेज पर्पस। तो उन्होंने ये एक मिक्सचर बनाया जिससे ओवी प्रिम बना, एंड डोजिंग ऑफ ओवी प्रिम PRIM चाहिए। ठीक है, PRIM, डोजिंग ऑफ ओवी प्रिम वाज स्टार्टेड एंड फाउंड मच सुटेबल मेथड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग देन हाइपोफाइलेशन। बाद में ओवी प्रिम फिशेस को देना ज्यादा सुटेबल समझा गया है हाइपोफाइलेशन से। ओके, सो ओवाटाइड इज ऑल्सो सिमिलर ड्रग, ये भी ऐसा ही ड्रग है, ओविप्रिम जैसा सिमिलर फंक्शन करता है। अभी हम देखेंगे व्हाट इज हार्पनेटिंग। इन हार्पनेटिंग इन्वर्टेड मॉस्किटो नेट्स आर यूज्ड। ओके, व्हाट इज पर्पस ऑफ दैट, टू अवॉइड कैनिबलिज्म। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे दिस इज योर फर्स्ट नेट एंड दिस इज योर सेकंड नेट। ठीक है, ऐसे दो डबल हार्पनेट्स यूज की जाती है। अभी दिस इज योर वाटर लेवल। ओके, तो अभी इनमें एडल्ट फिशेस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फॉर ब्रीडिंग। बाद में वो एडल्ट फिशेस गमेट्स रिलीज करती है इसमें, और अभी इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है, ये जो है अंदर वाली नेट, इसे निकाल दिया जाता है। ओके, द इनर नेट इज टेकन आउट विथ इनर नेट इज टेकन आउट विथ पेरेंट। ओके, पेरेंट्स के साथ वो इनर नेट को निकाल दिया जाता है, और फर्टिलाइज जाइगोट्स वगैरह है या फिर गमेट्स जो है वो आउटर नेट में वही रखे जाते हैं। ओके, तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, तो टू अवॉइड बेसिकली कैनिबलिज्म। ठीक है, व्हाट इज कैनिबलिज्म, जब एक सेम स्पीशीज के जो एनिमल्स है वो अपनी स्पीशीज पे फीड करते हैं, तब उसे कैनिबलिज्म कहता है। फिशेस में भी ऐसा कुछ स्पीशीज में देखा जाता है, जब खुद पेरेंट्स जो है वो जाइगो मतलब फर्टिलाइज्ड एग्स पे वगैरह मतलब फीड करते हैं। ओके, टू अवॉइड कैनिबलिज्म देयरफॉर पेरेंट्स को सेपरेट कर दिया जाता है, एंड द एग्स एंड sperms are allowed to fertilized in the outer hapa. So inner hapa is removed with parental fishes, ठीक है, to avoid cannibalism, and the outer hapa remains with eggs and sperms. Great. तो ये मतलब इनर हापा को जो है वो थोड़े नेट होल्स रहते हैं उनमें। ठीक है, वो होल्स से जो एग्स और स्पर्म्स है या फिर अगर फर्टिलाइज्ड हो गए तो फर्टिलाइज्ड जाइगोट्स है वो आउटर हापा में आ जाते हैं, बट ये इतने बड़े होल्स नहीं रहते कि पेरेंटल फिशेस आ सके। Therefore, parental fishes are taken out with inner hapa, and जो eggs और sperms है या फिर जाइगोट है वो outer hapa में आ जाते हैं।
Okay, this is how the hapa are. देखिए यहाँ पे मैन्युअली जो फिशेस को है वो निकाला जा रहा है. ओके, हाँ, दिस इज हाउ द हापा इज. ठीक है, ऐसे उन्हें हापा को लगाया जाता है. फिश नेचुरल वाटर रिसोर्स में लगाया जाता है मोस्टली, एंड बहुत ज्यादा यूज करते हैं हापा नेट्स को फॉर कल्चरिंग ऑफ फिशेस. सो व्हाट वी लर्न टुडे, सबसे पहले हमने पढ़ा चाइनीज हैचरीज के बारे में, उसमें हमने वर्लपूल के बारे में देखा, कैसे वर्लपूल जो है वो ब्रीडिंग प्रैक्टिस में फिशेस के हेल्पफुल रहता है. उसके बाद हमने देखा स्टोरी ऑफ मॉनसून टुडे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये बहुत प्यारा टॉपिक था. इसमें हमने कैसे देखा कि कैसे डैम्स कंस्ट्रक्शन है या फिर पोल्यूशन है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जैसे मॉनसून अभी डिले हो रहा है, उनका फिशेस के ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस पे कैसा इफेक्ट पड़ता है. उसके बाद हमने हाइपोफाइजेशन देखा. हाइपोफाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस. ठीक है, उसके बाद हमने लिम्पी टेक्निक पढ़ा. हाइपोफाइजेशन के लिए ये लिम्पी टेक्निक अल्टरनेटिव था. ठीक है, उसके बाद एंड में हमने हापा नीटिंग देखा. सो यस, अवर लेक्चर एंड्स हियर. आई होप आपने लेक्चर के नोट्स निकाल लिए होंगे, एंड अगला लेक्चर बहुत अमेजिंग होने वाला है. उसमें हम बहुत डिफरेंट फिशेस को देखने वाले हैं, उन्हें समझने वाले हैं. एंड अगला लेक्चर हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है. सो थैंक यू एंड टेक केयर.